नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सत्य प्रकाश पुनः आप सबों का चाणक्य ट्यूटोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रसायन शास्त्र की आज चौथी कक्षा लेकर और परमाणु संरचना का यह द्वितीय भाग होगा, अर्थात सेकेंड पार्ट। इससे पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। कुछ मित्र ऐसा कह रहे हैं कि सर अब गणित के लेक्चर्स शुरू किया जाए। तो बंधुओं, मैं बता दूं कि गणित की जब भी मैं क्लासेस लूंगा तो मैं लाइव क्लासेस लूंगा, गणित और रीजनिंग की, ताकि आपसे इंटरेक्ट भी कर सकूं, आपसे कुछ बातचीत भी कर सकूं, आपको कहाँ समस्या आ रही है उन सारी समस्याओं पर चर्चा कर सकूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। तो प्रिय मित्रों, ये बातें हुई। इसके अतिरिक्त पॉलिटी के वीडियो लेक्चर्स अभी तक मेरे नहीं आए हैं, कोशिश करूंगा कि उन्हें भी लेकर के आऊं। इसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं, लेकिन अभी वो आधे अधूरे हैं। अभी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आने बाकी है, आप उन्हें देख सकते हैं। जो भी सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें देखें, ठीक है। और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बात और, जो भी बीपीएससी के छात्र हैं, मूल रूप से मैं फोकस वही हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो वहां पर। तो हर चीज लगभग मैं कवर करता चल रहा हूँ जो भी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। बीपीएससी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, सी टेट है, ओ टेट है, सीजी टेट है, या कोई भी राज्य स्तरीय टेट है। इसके अतिरिक्त एसएससी सीजीएल है, रेलवे है, एनटीपीसी जो भी आपका आने वाला है भविष्य में जब भी आपकी परीक्षा होगी, तो उन सब चीजों को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी है। इन सब के लिए ये सारे वीडियो जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। और रसायन शास्त्र की जो अभी चल रहा है, इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 लेक्चर्स मैं अभी दूंगा, जिसमें सारा जेस्ट आपका वह जो है एक पूरा क्रक्स आपके समक्ष होगा। मतलब 99% क्वेश्चन जो है वो वहां से हल हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि सारे ही प्रश्न आप टैकल कर पाओ, और सारे ही जितने भी फैक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स मैं आपको दूंगा जिससे कभी आपका परिचय नहीं था और परीक्षाओं में लेकिन पूछे गए हैं, तो उन सबसे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। प्रिय मित्रों, पिछली कक्षा में हम मोल के विषय में चर्चा कर रहे थे, और एक बात जो है आपसे करनी रह गई थी, एक बात, कि इसे ग्राम अणु और ग्राम परमाणु भी कहा जाता है, इस मोल को ध्यान में रखना, इस बात को। तो इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ग्राम अणु या ग्राम परमाणु यदि लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि वहां मोल की चर्चा है। अणु, जहां पर अणु की बात है, यानी कि कोई H2O अणु है, O2 अणु है, ठीक है। और परमाणु में केवल परमाणु, जैसे हीलियम का परमाणु, ऑक्सीजन का सिंगल परमाणु, ठीक है। तो जहां पर संख्या एक होगी आप समझ लेना कि वो परमाणु है, जहां पर एक से अधिक है परमाणुओं की संख्या, वहां समझ लेना अणु है, ठीक है। तो सारी बातें यहां स्पष्ट हैं। एक बात और जो करनी थी कि एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थात मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वह कितना होता है, तो 22.4 लीटर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। वैसे मैंने लिख भी रखा है, बाद में जगह थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने लिख दिया था, लेकिन पिछली कक्षा में जो भी मैंने चर्चा की थी उसको कंक्लूड करना आवश्यक है। और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वह पीरियोडिक टेबल होगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम देखेंगे समस्थानिक, अंग्रेजी है आइसोटोप्स, ठीक है। अब बताओ कि सम का अर्थ क्या होता है, बराबर। सम मतलब बराबर, और स्थान, जिसका स्थान बराबर हो, यानी कि स्थान वही हो, ठीक है, यानी कि एक ही जगह पर हो, ठीक है। ऐसा तो तभी संभव है जब एक ही जगह पर हो। तो समस्थानिक में क्या होता है कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु भार या एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न, ठीक है। ऐसा कैसे संभव है बंधुओं, ऐसा संभव है, जैसे ये देख लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यह जो परमाणु है,
इसका नाम है प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम। देखो एटॉमिक नंबर तो इसका 1 ही है ना, परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार भी 1 ही है। और जितने भी हाइड्रोजन पाए जाते हैं प्रकृति में 99% हाइड्रोजन जो है वह प्रोटियम ही पाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। लेकिन यहां पर क्या होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? परमाणु भार किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पिछली कक्षा में हमने देखा था। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है लगभग, है ना। लगभग स्थिति में मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आयनों के केस में ऐसा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब परमाणु उदासीन होता है तब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, मैंने आपको बता रखा है। क्लियर। तो यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 0। दूसरा जो है वो ड्यूटेरियम है। ठीक है, क्लियर। इसी से बना है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको आप हैवी वाटर या फिर भारी जल भी कहते हैं। हिंदी भी मैं लिख दे रहा हूं, इसे भारी जल भी कहा जाता है, हैवी वाटर। क्लियर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी से मिलके बनता है, ध्यान में रखना, इसी का बना होता है। ठीक है, यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1। और यह क्या है? इसको बोला जाता है ट्राइटियम या ट्रीटियम बोल देते हैं इसे। ठीक है, क्लियर। इसका जो परमाणु भार है वह कितना है? 3 है। परमाणु संख्या तो सबकी एक ही है, हाइड्रोजन भैया एक ही जगह पर होगा ना। ठीक है, आवर्त सारणी में। लेकिन इसका परमाणु भार जो है वह क्या है? 3 है। और यह रेडियो एक्टिव भी है। न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पर कितनी है? 2 है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखना। अब देखिए कि मैंने पिछली कक्षा में भी मैंने वैसे बताया था कि हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। लेकिन ये जो ट्राइटियम है, जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन है, इसकी खोज जो है वाल्टर रसेल साहब ने की थी। वाल्टर रसेल, ध्यान में रखिएगा, वाल्टर रसेल ने। ठीक है, यह भी प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे C612। ठीक है, नीचे में हम क्या लिख रहे हैं? परमाणु संख्या। ऊपर में जो डिनोट कर रहे हैं परमाणु भार को डिनोट कर रहे हैं। नहीं होता है तो मैं लिख भी देता हूं। ये जो ऊपर वाला है ये परमाणु भार को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है यह परमाणु संख्या को डिनोट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। ये बात आप ध्यान में रखना। क्लियर। ठीक है, और पिछली कक्षा में मैंने एक होमवर्क दिया था, किया है आपने? 1 से लेकर के 20 तक तत्वों का नाम, साथ में उनका जो परमाणु संख्या है और परमाणु भार दोनों याद करने के लिए दिया था। संभवतः आपने याद किया होगा। सर्वप्रथम तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार कि आपसे इतना प्यार मिलता है। आइए देखते हैं। तो C612 देखो, कार्बन के ही क्या है? 2 समस्थानिक है, एक कार्बन 12 और दूसरा कार्बन 14। ठीक है, तो एक कार्बन का की परमाणु संख्या 12 है, दूसरे कार्बन की परमाणु संख्या 14 है। ठीक है, और यही कार्बन परमाणु जो है ना C14, आपने C14 मेथड का नाम सुना होगा। यदि आपने मेरे ज्योग्राफी के वीडियो देखे हैं तो वहां पर भी मैंने इसकी चर्चा की है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग क्या है? तो किसी जीवाश्म के आयु का पता लगाने का तरीका है। ठीक है, कि कोई चीज कितना पुराना है। जैसे आपको कोई जीवाश्म मिला बहुत हजारों साल पुराना, कोई पेड़ मिला, मान लो कि कहीं दबा हुआ था, तो इस विधि से हम यह पता कर सकते हैं कि वह पेड़ कितना पुराना है। या फिर किसी मरे हुए व्यक्ति का, जानवर का कुछ भी मिला, अवशेष मिला, तो इस पद्धति से हम पता कर पाएंगे कि वह कितना पुराना है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यहां पर आप स्टार लगा लेना, आप इसको याद कर लेना एकदम श्योर शॉट। ठीक है, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व, वह तत्व जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं, वह कौन सा है? तो 2 तत्व ऐसे हैं। पहला जेनॉन, जो कि क्या है? एक अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ये क्या रहा? नोबल गैस जेनॉन। कितने समस्थानिक हैं? 36। और एक सॉलिड भी है इस श्रेणी में, कौन सा है?
सीजियम, इसके भी 36 समस्थानिक हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब आइए बात करते हैं समभारिक। फिर से वही बात, नाम स्पष्ट कर रहा है, आइसोबार्स अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं, लेकिन आप हिंदी को देखो, समभारिक। सम मतलब बराबर, और भारिक मतलब जिसका भार बराबर हो। अर्थात यहां पर परमाणु संख्या से हमें मतलब नहीं है, यहां पर हमें मतलब है परमाणु भार से। ठीक है, तो परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या वहां भिन्न भिन्न होगी। उदाहरण देख लो, आर्गन 1840, पोटेशियम, इसे कैलियम जो इसका लैटिन नाम है वहां से ड्राइव हुआ है ये। ठीक है, तो के 1940 और ये कैल्शियम 2040। देखो, तो आर्गन का भी परमाणु भार जो है वह 40 है, पोटेशियम का भी परमाणु भार यहां 40 और कैल्शियम का भी परमाणु भार 40। भले ही इनकी परमाणु संख्या डिफरेंट है, एक का 18 है, दूसरे का 19 है और तीसरे का 20 है। ठीक है, तो समस्थानिक और समभारिक में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। समस्थानिक अर्थात जिनका स्थान सेम हो, यानी कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन यहां पर तत्व अलग अलग होंगे लेकिन उनके परमाणु भार जो हैं वो समान होंगे। किस केस में? समभारिक के केस में। ठीक है, अब देखो सम न्यूट्रॉनिक, इनमें क्या, सम मतलब बराबर और न्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉन। ठीक है, आइसोटोन्स, जहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान। ठीक है, निकालेंगे कैसे? जैसे ये सिलिकॉन आयन है, SI 1430 मैंने आपको कहा है 20 तक याद करने के लिए। ठीक है, तो सिलिकॉन की का जो परमाणु संख्या है वह कितना है? 14 है। परमाणु भार कितना है? 30 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, सल्फर का 1632, 16 सल्फर का परमाणु संख्या है और 32 इसका क्या है? परमाणु भार है। तो इस केस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 16। तो देखो, दोनों ही केस में सिलिकॉन हो चाहे सल्फर हो, दोनों के ही न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? आपस में बराबर है। तो ये सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण है। क्लियर? समझ में आई बात? आगे देख लीजिए सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वह आयन के रूप में हो। जैसे O8 2 माइनस यानी कि 2 इसने उधार लिया है। इसके पास जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने में उधार लिया। ठीक है, उधार लेकर के क्या बन गया? O2 माइनस आयन बन गया। यहां पर 8 लिखना आवश्यक नहीं था, लेकिन मैंने यहां पर रिप्रेजेंट इसलिए किया है आपको कि आपको समझ में आया कि इसकी परमाणु संख्या 8 है। क्लियर? तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो 8 ही होगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 + 2 अर्थात 10। क्लियर? ऐसे ही F9 माइनस यानी F माइनस आयन की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। ठीक है, और माइनस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिया। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या हो गया? 9 + 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई यहां। ठीक है, लेकिन यहां पर सोडियम आयन है, Na। सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वह नाइट्रियम होता है और वहीं से ड्राइव हुआ है। ठीक है, आप इन चीजों को जरा देखना। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। सोडियम 11 Na+ की यहां चर्चा है। अब Na+ की चर्चा मतलब प्लस का अर्थ क्या है? हमने किसी को उधार दिया है। ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? एक चूंकि उधार दे दिया, वैसे तो थी हमारे पास 11, लेकिन एक उधार दे दिया तो कितना बच गया हमारे पास? 11 - 1 अर्थात 10। हम दानी प्रवृत्ति के लोग हैं। क्लियर? Mg मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती क्या है? 12, जब यह अपने उदासीन अवस्था में होता है। लेकिन इसने क्या किया? +2 आयन बनाया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? खर्च कर दिए या दान कर दिए। ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई? 12 - 2 अर्थात 10। समझ में आ रही है सारी बात? आशा है कि सारी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो कि मैंने ये नोट कर रखा है अवागाद्रो संख्या, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी। ठीक है, तो इसको दिया किसने? अमीडो अवागाड्रो ने। ठीक है, क्लियर? तो इस वैज्ञानिक का नाम है अमीडो अवागाड्रो, इसी के नाम पर इसकी जो ये संख्या है, इसका नाम जो है अवागाड्रो संख्या रखा गया। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 मोल
अर्थात 12 ग्राम ऑफ कार्बन, चूंकि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है, उसमें कितने एटम्स होते हैं 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होते हैं, यह बात ये कहता है। और एसटीपी पर गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब देखिए कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, ठीक है। H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियोल लिखा भी रखा है, में सल्फर का परसेंट कितना है, इसमें सल्फर कितना परसेंट है ये आपको पता करना है। तो ऐसा पता करने के लिए पहले क्या करेंगे कि सल्फर का हमको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, ठीक है, कि सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, ठीक है, और इस H2SO4 का अनुभार कितना है, क्लियर। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो कितना होता है, एटॉमिक वेट 1 होता है, 99% केसेस में हमने देखा है प्रोटीन में, ठीक है। तो 2 into 1, सल्फर का के कितने परमाणु हैं, यहाँ एक परमाणु है, तो 1 into 32 सल्फर का एटॉमिक वेट हमने यही देखा था ना 32, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, ठीक है, तो 4 into 16 यानी कि टोटल एटॉमिक वेट इसका कितना हो गया, जो इसका अनुभार हो गया वो कितना हो गया 98। और इस 98 में सल्फर कितना है 32 है, तो सल्फर का परसेंट निकालने के लिए ऊपर में सल्फर का भार, नीचे में पूरा अनुभार गुना 100% आ गया, है ना, आसान है। ऊपर में सल्फर का भार, अगर हमसे ऑक्सीजन का पूछता तो ऊपर में ऑक्सीजन का भार बटा नीचे में टोटल भार गुना 100%, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस, इसकी चर्चा मैंने अपने ज्योग्राफी के वीडियो में भी की है, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रयोगों से ये निकलती है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और ये इतना चर्चा में क्यों है, तो इस कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। अब देखिए कि कौन कौन सी चीजें हैं, CO2 ये सबसे भारी गैस है, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे जो है इसी गैस को लेते हैं। मीथेन ये सर्वाधिक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और कितना खतरनाक है तो यहां देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में मीथेन जो है 22 गुना अधिक खतरनाक है, यानी कि हरित गृह प्रभाव का जो अनुपात है 1:22 है, ध्यान में रखना आप। अगला है N2O, N2O को हमने देखा है, बड़े डिटेल में देखा है, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस है, ठीक है। और यह बन क्यों गया ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि इसके साथ क्या मिला हुआ है, हेलोथीन मिला हुआ है, क्लियर। मेडिकल में इसका प्रयोग होता है प्रायः, हेलोथीन मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्रेयॉन, ठीक है, जो कि क्लोरोफ्लोरो के एल्केनो के जो हैं क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रायः इनका प्रयोग कहां होता है, प्रशीतकों में, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उनमें इनका प्रयोग होता है, जो आपका प्रशीतक यंत्र जो भी है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल चूंकि इससे क्या है, क्लोरीन जो है वो ओजोन की सबसे बड़ी दुश्मन है, अतः इसके प्रयोग के कारण ओजोन में छिद्र हो रहा था, ओजोन परत में छिद्र हो रहा था। वर्तमान में ऐसी खबरें आई हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण साफ हुआ है, जिससे वह ओजोन छिद्र जो है वह पैक हो गया है अब, ठीक है, या पैक सा हो गया है। तो उस ओजोन छिद्र को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, CFC जैसे चीजों का, जो कि क्लोरीन गैस जो है वह उसकी बहुत बड़ी दुश्मन है, ठीक है। इसकी जगह पर आजकल HFC का प्रयोग होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, तो यह भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। SF6 इसका भी प्रयोग जो होता है मेडिकल में होता है, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग, इस टर्म को देख लीजिए। हरित गृह गैसें जो है वो क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, और फलस्वरूप क्या होता है, तापमान बढ़ता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आशा है आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वह होने वाला है पीरियोडिक टेबल, अर्थात आवर्त सारणी। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें,
अपने घर वालों और मोहल्ले वालों को भी सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें, किसी प्रकार का कोई अफवाह न फैलने दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।